अपॉन, अब देखो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r रेस टू 3/2, सो 2 रेस टू 5/2 आर ऐसा हो जाएगा। क्लियर? डिफरेंट 4 इक्वेशन फॉर करंट कैरिंग लूप, 4 इक्वेशन फॉर करंट कैरिंग लूप। एक चीज और, ये तो सब मैग्नेट की बात हुई थी क्योंकि सबसे लेंथी थ्योरी टेक्स्ट बुक के अंदर इस चैप्टर में यही है। 22 नंबर क्वेश्चन, अप्लाई द बायो-सावर्ट लॉ to find the magnetic field on axis of current carrying loop. ओके, लेकिन ये सिर्फ मैग्नेट है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो जब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो करंट कैरिंग जो लूप है, ओके, इसमें करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर टर्न करेंगे इस तरह से, फिंगर टर्न करेंगे, थंब की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड देगी। ओके, लेकिन सपोज इस रिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मिलेगी। ये भी उन लोगों ने सेपरेट क्वेश्चन करके लिख के दिया है। अब देखो जितना इंस्ट्रूमेंट है सबके लिए डायरेक्शन के लिए रूल है। वायर के लिए भी बताया था कि वायर को आप राइट हैंड से इस तरह से पकड़ेंगे कि करंट के डायरेक्शन में थंब होना चाहिए, तो फिंगर जो टर्न होती है वो मैग्नेटिक फील्ड देगी। यहाँ क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फिंगर टर्न होती है वो मैग्नेटिक, सॉरी वो करंट की डायरेक्शन है, फील्ड कहाँ मिलेगा? थंब की डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरह से हम रिंग मतलब करंट कैरिंग जो लूप है उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और सपोज आपने दर्पण से सपोज पढ़ा है तो उन लोगों ने ज्यादा इंफॉर्मेशन भी लिख के दी है, और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या है कि सपोज तो टोटल मतलब पूरी सर्कल, सर्कल मतलब 360 डिग्री होगा, सर्कल मतलब क्या होगा 360 डिग्री। उन लोगों ने क्या बताया, सपोज लूप की इतनी पोर्शन है, ये थीटा, रेडियस को क्या बताएंगे आर, लूप इतना ही पोर्शन रखती है, तब सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी? तो लिखा B इज इक्वल टू म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब सपोज आप पूरी रिंग कंसीडर कर लो, पूरी रिंग कंसीडर करेंगे मतलब 2 पाई होगा। पूरी रिंग जब कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रेडियन। ओके, तो पूरी रिंग जब कंसीडर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो जो इक्वेशन मिलता है पूरी रिंग के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला भी बहुत सारी जगह काम में आती है, ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे काम में आएगी। म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। एक चीज और भी है, उन लोगों ने एक चीज और भी लिख के दी है कि सपोज ऐसे रिंग है, हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट की, यहीं से बैटरी अब कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह की जब बैटरी कनेक्ट होती है तो यहाँ करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ करंट इस डायरेक्शन, सपोज ये I करंट आपने एंटर किया तो इस डायरेक्शन में I1, इधर क्या होगा I2, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। क्यों? जब इस डायरेक्शन में करंट पास होगा, देखो ये करंट इस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है फिंगर टर्न करो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मिलेगी। I1 से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? इनसाइड। लेकिन I2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट पास होता है ऐसे। ओके, तो वो क्या होगी? आउटसाइड। और सपोज ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वायर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों में इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों से पास होने करंट इक्वल हो जाएगी। जब दोनों से पास होने करंट इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल होगी, मतलब सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलती है? 0। एक और कंडीशन भी है, सपोज दो डिफरेंट लूप, पहले इस तरह से लूप है, सेकंड इस तरह से मैंने रखा। चलो, फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, सेकंड सपोज फर्स्ट लूप तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1, सपोज सेकंड नंबर लूप तो इसके लिए क्या लिखें? B2।
और दोनों के बीच की एंगल क्या होगी, थीटा। तब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1, सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड B2। अब दोनों के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो B इज इक्वल टू, इलेवंथ में निकाला, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 2B1 B2 cos थीटा। दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हो कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, इस डायग्राम को और चेंज करेंगे। सपोज फर्स्ट जो कॉइल है वो इस तरह से है, ये होगा B1, ओके। और सपोज सेकंड कॉइल, तो इसको क्या बताएंगे, B2। दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब दोनों परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू 90 cos 90 0। सो B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये सभी कंडीशन इसलिए एक्सप्लेन की कि एमसीक्यू के वक्त हमको डिफरेंट 4 इक्वेशंस तो है ही, लेकिन ये सब इक्वेशन भी काम में आएंगे। उन लोगों ने दर्पण में सभी पॉइंट्स लिख के दिए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 की तरह चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती थी तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ यूज करते थे, और कूलम्स लॉ से हमको फोर्स की वैल्यू मिलती थी F, एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू F by Q। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन होती थी, और हमने चेक किया लास्ट लेक्चर के अंदर कि बायो-सावर्ट लॉ यूज करेंगे तो कितना सारा कैलकुलेशन है, ओके। तब जाके हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर कूलम्स लॉ के बाद हमने गॉस इक्वेशन यूज किया था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E into dA is equal to sigma Q upon epsilon 0। लास्ट 4 एप्लीकेशन किसी से कंप्लीट हो जाती थी, इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर, इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली सीट, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इक्वेशन से हमने कंप्लीट की थी। तो पता चला था कि कूलम्स लॉ से अच्छा है कि हम गॉस इक्वेशन यूज करें। सिमिलर इस चैप्टर के अंदर भी, ओके। बायो-सावर्ट लॉ से जो कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो एक और बोलती, और वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो हमने अब तक इतने इक्वेशंस कंप्लीट किए, इंटीग्रेशन इनटू डीए, इंटीग्रेशन ई इनटू डीएल, ये दोनों कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बता, ई इनटू डीए और ई इनटू डीएल, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी। ई इनटू डीए, इंटीग्रेशन ई इनटू डीए और इंटीग्रेशन ई इनटू डीएल, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, E into dl वोल्ट। थोड़ा जोर से। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, और सेकेंड इक्वेशन कौन सा है। फर्स्ट तो मैंने अभी लिखा था, ई इंटू डी है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड वोल्ट। एंड सेकेंड वोल्ट। वोल्ट को देखिए तो यूनिट है पोटेंशियल, हाँ ई इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल की फॉर्मूला ई इंटू डी एल, ई इंटू डी एल, ओके। सिमिलरली आज एक इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे, इंटीग्रेशन वी इंटू डी एल, एंड दैट इज इक्वल टू, ओके, यहाँ हमने ऐसा भी लिखा था सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसके लिए फ्लक्स के लिए। सिमिलर इक्वेशन v into dl के लिए मिलेगा mu 0 into सॉल्यूशन i, और ये जो इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए है। एज फॉर एग्जांपल कि सपोज एक सरफेस है, सरफेस के अंदर डिफरेंट वायर, सपोज ये i1, i2, i3, i4, i5, एक यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, ये i1 सपोज, ये i2, i3, i4, i5 एंड i6, डिफरेंट 6 वायर से करंट पास हो रहा है, ओके।
और हमको इस तरह का बी इंटू डीएल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी इस तरह की इंटीग्रेशन होती है क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए भी क्या, लाइन इंटीग्रेशन। अब चेक करो, लाइन इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन में करना है या मतलब एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर हम लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो उन लोगों ने क्या बताया कि इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट 6 वायर, सभी वायर से पास होने करंट I1 I2 I3 I4 I5 एंड I6। ओके, तो जो भी सरफेस ड्रा करके दी है उस सरफेस के लिए, ये जो भी सरफेस हमको ड्रा करके दी है उसके लिए लाइन इंटीग्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दो। लाइन इंटीग्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दो। अब लाइन इंटीग्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने एक सरफेस ड्रॉ की, सरफेस के अंदर एक क्लोज लूप ड्रॉ की। सपोज मुझे इस डायरेक्शन के अंदर लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो हम राइट हैंड स्क्रू रखेंगे उसी डायरेक्शन और बाद में रोटेट करेंगे। सपोज इस तरह से स्क्रू रोटेट करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन वाले जो भी करंट है वो हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो नेगेटिव लेंगे। क्यों ऐसा, तो इस इक्वेशन में लिखा है v into dl is equal to mu into summation i। ओके, यहाँ समेशन i को सॉरी यहाँ समेशन q पता चला था, सिग्मा q का मतलब जानते थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसलिए जब ऐड करेंगे तो इसको सिग्मा q लिख सकते हैं, लेकिन करंट में कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो बाद में सिग्मा क्यों लिखा, सॉरी सिग्मा आई ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि अब सपोज हम इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्रू इस डायरेक्शन रोटेट करेंगे, स्क्रू कहाँ जाएगा, अपवर्ड। सो अपवर्ड डायरेक्शन के जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव लेंगे, I2 एंड I4 पॉजिटिव लेंगे, लेकिन I3 I5 नेगेटिव लेंगे। तो आप बोलेंगे I1 और I6, तो I1 और I6 कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, वो क्लोज लूप से पास नहीं होता। समेशन I का मतलब क्या होता है, इस क्लोज लूप से जो भी करंट पास होता है उस करंट के लिए सिग्मा ही लिखना है। जैसे यहाँ लिखते थे सिग्मा क्यू का मतलब क्या है, गाउसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वही चार्ज हम कंसीडर करेंगे। ओके, बाकी सब चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उस करंट के लिए हम सिग्मा आई लिखेंगे। तो ये दोनों हम एडिशन में नहीं लेंगे। ओके, हाँ, इंटीग्रेशन v into dl, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल 6 इलेक्ट्रिक करंट, magnetic field due to all 6 electric current, but सिग्मा आई के अंदर 1 2 3 एंड 4 मतलब I2 I3 I4 और I5 की ही एडिशन करेंगे। ओके, उसमें भी हमने क्या कंसीडर किया, सपोज इस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट होता है तो I2 एंड I4 पॉजिटिव लेंगे, I3 I5 क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन v into dl। ओके, कभी ऐसे भी लिख के देंगे लोग, इसका मतलब क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन। ओके, क्लोज सरफेस की लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू mu 0 into summation i। ओके, समेशन i इज इक्वल टू क्या होगा, सो I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5। क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले नेगेटिव। हाँ, लेकिन सपोज आपने इस इंटीग्रेशन डायरेक्शन चेंज कर दी, इस डायरेक्शन में आपको इंटीग्रेट करना है, सपोज ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब स्क्रू डाउनवर्ड जाएगा तो अगेन सिग्मा आई चेंज हो जाएगा। समेशन i इज इक्वल टू I4 सॉरी I2 I4 नेगेटिव होंगे, माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 और प्लस I5 इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या, कि सपोज B into dl इज इक्वल टू mu 0 into sigma i। तो ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल सपोज सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच की एंगल थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, म्यू 0। अब देखो मैंने यहाँ बताया कि सपोज आप चेक करो कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो करंट की सॉरी इंटीग्रेशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों इक्वल लेंथ इक्वल डायरेक्शन में हो जाएगी। सपोज मैंने इस डायरेक्शन में स्मॉल एलिमेंट्स लिए, ऐसा स्क्रू रोटेट करेंगे तो अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, इसका मतलब हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब चेक करो डीएल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ddl cos 0 mu 0 into sigma i। ओके, सो b इंटीग्रेशन dl mu 0 into क्या लिखेंगे सिग्मा i। ओके, सपोज मान लो कि यहाँ एक सिंगल वायर ही है, ये पूरा एक बड़ा सा वायर है। अब बड़ा सा वायर होगा,
बड़ा सा वायर होगा, तो वायर तो ऐसे सर्कुलर सरफेस देगा, तो क्या लिखेंगे बी। ओके, सर्कुलर सरफेस के लिए ओके लेंथ कितनी होगी, तो लिखेंगे 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस ऑफ वायर, म्यू जीरो इंटू क्या रखेंगे सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल करंट। अब जब वायर होगा तो I1 I2 I3 I4 ऐसे वायर ऐसे करंट नहीं होंगे, करंट सिर्फ एक ही होगा, और वो कौन सा होगा I, तो लिखेंगे म्यू जीरो I, एंड देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई आर। तो ये इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑन सरफेस। ओके, अब समझो कि मैंने यहाँ स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल आर मतलब इस वायर से बाहर की ओर यहाँ एक पॉइंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट के लिए हो जाएगी। ओके, तो टेक्स्ट बुक के अंदर पहले जो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया ना वो लिख के नहीं दिया, उन डायरेक्टली यही फॉर्मूला एक्सप्लेन करके दी है। क्लियर, एक काम करो, सबसे पहले दर्पण दो, दर्पण टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन द एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको प्रॉपर्ली पढ़ लो। एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कंप्लीट इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर, उससे उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि तो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला एक्सप्लेन की है। तो टेस्ट दिए लेकिन कंसीडर नहीं होते, ऑप्शन सपोज यूज करके देंगे लेकिन वो रिस्पॉन्स ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे नेम के हिसाब से था, 2 लोग थे मेरे ख्याल से, 2 बार टेस्ट किए लेकिन वो पहली टेस्ट अटेम्प्ट हो गई बस। क्लियर, ओके यार, एम्पियर सर्किट लॉ में कोई डाउट? मैं अब आपको सिर्फ और सिर्फ No, sir. नो अभी मैं वो फिर से आपको इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर की थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो एक्सप्रेशन दूंगा वो एम्पियर सर्किटल लॉ से ही दूंगा, उन लोगों ने नो डाउट के एग्जांपल के तौर पे यूज कर लिया था एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन अब हम जो कंप्लीट करेंगे उसी थ्योरी को यूज करके इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की कैलकुलेशन कैसे होती है मैं एक्सप्लेन कर दूं। चलो अब समझ लो कि ये वायर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट पास हो रहा है, इस वायर की रेडियस हम कैपिटल आर लेंगे। अब सपोज मुझे आउटसाइड वायर से बाहर फील्ड फाइंड करनी है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, स्मॉल आर। ओके, अब सबसे पहले आर इज ग्रेटर देन आर, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, इंटीग्रेशन b इंटू डी एल म्यू जीरो इंटू समेशन आई। ओके, अब चेक करोगे यहाँ r डिस्टेंस है तो दोनों साइड r डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एलिमेंट हो गए, जिस डायरेक्शन में एलिमेंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे पता चला, तो वायर को आप इस तरह से पकड़ेंगे, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, फिंगर टर्न होगी वो मैग्नेटिक फील्ड देगी, तो फिंगर ऐसे टर्न होती है, एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर है, दोनों के बीच की एंगल 0 हो गई, इसका मतलब बी डी है cos 0 म्यू 0 इनटू समेशन आई, तो करंट कौन सा पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई है। ओके, सो नाउ डी इंटीग्रेशन डी एल म्यू 0 इनटू आई। सो नाउ b into dl मतलब स्मॉल एलिमेंट जितने भी इसकी टोटल लाइन मतलब सर्कमफरेंस, क्या लिखेंगे 2 pi r is equal to mu 0 I, and therefore b is equal to mu 0 I upon 2 pi r for r is greater than capital R। ओके, इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर जो है इसके लिए बराबर। अब एक चीज और कि सपोज ये स्मॉल आर है, इनर साइड या तो इनर साइड मतलब ये सेंटर है बराबर, तो यहां मैंने सपोज स्मॉल आर कंसीडर किया, चलो तो वायर के अंदर आपको अब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है, ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आर इज लेस देन आर, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। जब वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको कंप्लीट करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन b into dl mu 0 into summation I। ओके, चलो यहाँ भी उसी डायरेक्शन के अंदर करंट भी ऊपर ही आएगा, इसी डायरेक्शन के अंदर मतलब bdl cos 0 ही होगा,
म्यू 0 इंटू ये करंट आईडेस लिखना पड़ेगा। क्यों आईडेस? पूरे वायर से पास होने करंट तो आई है, ओके, लेकिन स्मॉल जो मैंने पोर्शन कंप्लीट किया इतना, इससे पास होने जो करंट है वो करंट आईडेस। अब आपको पता हो तो थर्ड चैप्टर बताया कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तब हमको करंट डेंसिटी से कैलकुलेशन करनी होती है। कैसे कैलकुलेट होगा? करंट डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, और करंट डेंसिटी से कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आप ये आंसर कैलकुलेट हो सकता है, ओके। अब करंट डेंसिटी से कैलकुलेशन करना है तो करंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? इधर लिख रहा हूँ, चलो। J इज इक्वल टू आई बाई ए। J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन ए, ओके। करंट डेंसिटी तो इक्वल होती है तो लिखेंगे I अपॉन पाई आर स्क्वायर। I करंट कहां से पास है? जिसकी रेडियस आर है। आई डैश अपॉन क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसर। आई डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यूएशन ऐड करनी पड़ेगी, ये वैल्यूएशन ऐड करेंगे। अब देखो बी कांस्टेंट क्या लिखेंगे? बी इंटीग्रेशन डी एल म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके। नाउ बी इंटू डी एल मतलब 2 पाई आर म्यू 0 आई small r square by r square, and therefore b is equal to mu 0 I r square upon 2 pi r r square। अब देखो एक r कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब mu 0 I अपन 2 pi r square into r। ये इसलिए मैंने लिखा है पूरी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब देखो सेंटर से जैसे जैसे बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और वायर से बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सेंटर से जैसे सरफेस तक आएंगे इंक्रीज होगा, और सरफेस से आगे जाएंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सपोज एक और कंडीशन ले रहे हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तो अपन 2 पाई r। सपोज यहाँ लिखे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तो भी वही मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। तो कितने इक्वेशन हुए हैं? 3। फर्स्ट, ओके, ये जो था फर्स्ट। सेकेंड, इसको मत करो, ये बॉक्स सिंप्लीफिकेशन वाला रखेंगे, ये वाला। ये आउटसाइड वायर, ये इनसाइड वायर एंड सरफेस ऑफ वायर। 3 फॉर्मूला हुई किसके लिए? इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए हुई। इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए ये कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर दी। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. देखिए ये लोग इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख के देते हैं, लेकिन क्या होता है जब कैलकुलेशन करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेटर सभी फॉर्मूला ऐसे वो लोग यूज कर लेंगे, ओके। टेक्स्ट में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी दी, बाकी सब जो है वो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया है। तो फर्स्ट आउटसाइड वायर, इनसाइड वायर, सरफेस ऑफ वायर, लेकिन सभी फॉर्मूला थी वो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए थी। इनफाइनाइट लेंथ वायर तो कभी भी एग्जिस्टेंस में होता रहेगा, कौन सा होगी है? इनफाइनाइट लेंथ वायर की फॉर्मूला क्या है वो लिख रहा हूँ। अब सपोज एक वायर जो है हम इस टाइप के एक्सिस पे कंसीडर, ये एक्सिस रहेगी, यहाँ कंसीडर करेंगे, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, एक को एक्स बताएंगे, सेकंड क्या हो जाएगा? वाई, ओके। सपोज एक्स डायरेक्शन के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई है, और ये वाई, और यहाँ पॉइंट हमने कंसीडर किया पी, ओके। इसकी लेंथ कितनी होगी?
सॉरी L, दोनों एंड ओके, P पॉइंट के साथ जो एंगल बनेगा वो θ1 और θ2, दोनों एंड P पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो θ1 और θ2, क्लियर। सिमिलर P पॉइंट दोनों एंड के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा और अल्फा2। लेंथ फिक्स है, फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ वाली जो फॉर्मूला है वो होगा B इज इक्वल टू μ0 I अपन 4 पाई r, मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को क्या बताएंगे हम, r, μ0 I 4 पाई r sin θ1 sin θ2। ये फाइनाइट लेंथ वायर के लिए होता है, μ0 I अपन 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2। ओके, अब सपोज मान लो कि ये फाइनाइट लेंथ नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स तक, ये नेगेटिव एक्स तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है। सपोज ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गए तो θ1 θ2 90 हो जाएंगे। जो बोलना समझ में आता है, ये Yes, sir. इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है। ओके, तो θ1 θ2 कितना हो जाएंगे 90, θ1 θ2 90 होंगे तो यहाँ ऐड कर दो μ0 I 4 पाई r sin 90 प्लस sin 90, sin 90 मतलब 1, sin 91 1 प्लस 1 2, 2 कैंसिल कर तो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की फॉर्मूला अपने आप हो जाएगी, क्लियर। तो फाइनाइट लेंथ की जो फॉर्मूला है वहां वायर इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, θ1 θ2 होंगे, θ1 और θ2 वो 90 मिलेंगे, sin 90 मतलब 1 प्लस 1 2 2 कैंसिल कर दो, मतलब ये फॉर्मूला रिपीट मिल जाएगी। एक चीज और, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2, ओके, ये तो 90 होगा और ये 90 होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस α1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, α1 θ1 90 इक्वल टू क्या होगा 180, तीनों की एडिशन होगी। तो मुझे θ1 इज इक्वल टू लिखना है, क्या लिख सकते हैं 90 उधर गया मतलब रिमेनिंग पार्ट 90 माइनस, तो इस फॉर्मूला के अंदर B इज इक्वल टू μ0 I अपन 4 पाई r sin 90 माइनस α1 प्लस sin 90 माइनस α2। ओके, 90 माइनस α1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट के अंदर साइन पॉजिटिव, सो μ0 I 4 पाई r cos α1 प्लस cos α2। तो आज सबसे पहले हमने एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट किया, इससे पहले रिंग के डिफरेंट आज इक्वेशन कंप्लीट किए। रिंग के लिए हमने अभी तक डिफरेंट 4 इक्वेशन थे। सबसे पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन, देन सेंटर के लिए देन x इज ग्रेटर देन r, बाद में x इक्वल टू r, 4 इक्वेशन लिखे थे। बाद में डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए रिंग की इंफॉर्मेशन मैंने दी। वो इंफॉर्मेशन के बाद आज एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट हुआ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हमने सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन ली वो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की फॉर्मूला। अब इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की फॉर्मूला सबसे पहले r इज ग्रेटर देन r के लिए, ओके, बाद में जो लिखा r इज लेस देन r के लिए, बाद में r इक्वल टू r, 3 इनफाइनाइट लेंथ वायर की फॉर्मूला है, और ये दोनों फाइनाइट लेंथ वाली वायर की फॉर्मूला है, ये और ये, क्लियर। और इनफाइनाइट लेंथ वायर की फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ से कैसे डिराइव की जाएगी वो भी मैंने लिख के दे दिया, कंप्लीट। अब बैठ के पढ़ो तो पता चलेगा कि सभी इंफॉर्मेशन इन लोगों ने आपको कंप्लीटली लिख के दी है। एक बार इसको चेक कर लो, 4 ऑप्शंस दिए, दर्पण चेक करो 289 पे, और 289 पे ही एम्पियर सर्किटल लॉ लिख के दिया है, क्लियर।
आपको एग्जाम पूछे तो उसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ लिखेंगे। ओके, पहले रिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी वो, और 25 नंबर वाली इक्वेशन एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, और उसके बाद इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन वाली फॉर्मूला लिखनी है, क्वेश्चंस नहीं, इंफॉर्मेशन वाली फॉर्मूला। ओके, कल सर लेंगे, लेकिन फ्राइडे मेरा लेक्चर आएगा, हम टॉरॉइड और सोलेनॉइड दोनों कंप्लीट करेंगे। ये दोनों इक्वल है, टॉरॉइड और सोलेनॉइड। क्लियर? नहीं पता चल रहा है तो मैं बाद में इसकी इंफॉर्मेशन आपको फोटो सेंड कर दूंगा, होमवर्क लिखना है, हो जानी चाहिए। Okay, sir. वायर की फॉर्मूला हुआ, वायर के लिए इनफाइनाइट लेंथ वायर और फाइनाइट लेंथ वायर के लिए फॉर्मूला कंप्लीट की है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोलेनॉइड और टॉरॉइड ये दोनों हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? लेकिन प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना, ओके क्योंकि फोर्थ के बाद जो फिफ्थ नंबर जो है वो फिफ्थ नंबर शॉर्ट है। ओके, और 4, 5, 6 वो मैग्नेटिक है, और 7 नंबर अल्टरनेटिंग करंट। सितंबर तक तो ये पूरा हो जाएगा, पार्ट 1 ओवर। ओके, सितंबर तक। तो बाद में रहा क्या, दिसंबर तक या जनवरी तक तो हम पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे, उसमें तो कम है, इसमें 8 चैप्टर है, वहां तो ओनली और ओनली 6। क्लियर? जो कंटेंट है उसी कंटेंट से प्रिपेयर करना है। कंप्लीट। इस बार चैप्टर नंबर 3 की मैं आपको थियरी दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, थियरी प्रिपेयर कर लो। इस बार होगा चैप्टर नंबर 3 की थियरी क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे। Okay, sir. और उसके बाद Okay. न्यूमेरिकल। ओके सर। સર हाँ बोलो। સર સ્કૂલ ક્યારથી ચાલુ થશે એની પ્રોબેબિલિટી એટલે સર કયા મનમાં વધારે છે? એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, અત્યારે તો લાગતી નથી, એટલા માટે કે ઉપરથી કોઈ ગાઈડલાઈન જ નહીં આવતી, સ્કૂલ ઓપન થવાની એ લોકો બને સપ્ટેમ્બર કે તો એક્સટેન્ડ થઈ પણ શકે, કે નક્કી નહીં એમ। અને સેમ થિંગ કે ઘણા વિચારતા કે ભાઈ સિલેબસ कम हो जाएगा सर, बराबर, चलो गाइडलाइन कैसे 20-25% सिलेबस में जो पॉइंट सीबीएसई ने लिख के दिए ना, वो ऐसे पॉइंट है कि कभी बोर्ड ने पूछे नहीं पूछे पता भी नहीं चल रहा। ओके, और ऐसे नॉर्मल पॉइंट कैंसिल किए ना, और बताया कि हमने 25% सिलेबस कैंसिल किया, लेकिन वो सिलेबस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे, कॉम्पिटिटिव में पूरा आएगा। सीबीएसई बोर्ड ने भी लिखा है कि सिलेबस पूरा पढ़ना है। ओके, बोर्ड आपको नहीं पूछेगी, वो सी कंफर्मेशन सीबीएसई में है ही। सपोज गुजरात बोर्ड भी कुछ चेंज करेगी तो इन्फॉर्मेशन ऐसी ही रहेगी, बराबर, और इसे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, चलो कल सर आपको जेडबल नीट वाली लेक्चर लेंगे, बराबर, फ्राइडे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ઓકે